अभी आप देख रहे हैं ईरान ने खुद ये कबूल करा है कि 200 इजरायली जहाज ईरानियन एयर स्पेस में थे। 200, ये खुद कह रहे हैं वो लोग कि 200 थे। एक जहाज नहीं मार पाए वो, एक जहाज, और 200 आए, अपना काम करके वापस निपट गए। लेकिन क्या ईरान में वो कैपेबिलिटी है कि तेल अवीव के ऊपर अपनी एयरफोर्स घुमाए? एक बार घुमा के तो देखे। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन एक अलग बात है, फाइटर पायलट के साथ एक जहाज भेजना, दैट्स अ सेपरेट, वो अलग मैटर है ऑल टुगेदर। और मुझे नहीं लगता कि ईरान में ये काबिलियत है, पहली चीज। दूसरी चीज, ईरान के ऊपर इतने सैंक्शंस हैं कि ईरान का बहुत सारा माल अच्छा जरूर है, लेकिन वो जुगाड़ का है। They cannot beat the Israelis in technology, हो ही नहीं सकता। तो ये कंपैरिजन, ये तुलना बड़ी आवश्यक है समझने के लिए कि इसका आउटकम आगे क्या हो सकता है। ईरान के अटैक से इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। अगली खबर देखिए, तेल अवीव और यरूशलेम में इमारतें गिरी, बहुमंजिला इमारतें गिरी, कारों को नुकसान, 2 लोगों की मौत, 90 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कहीं पर ये कुछ सोर्सेस के हवाले से ये 2 लोग बताए जा रहे हैं, कई सोर्सेस 3 लोग बता रहे हैं। कम से कम 2 से 3 लोग तो निश्चित रूप से इसमें मारे गए हैं, 90 से ज्यादा लोग घायल। क्या ये इजराइल एंटीसिपेट कर रहा होगा कमोडोर बहल की ये इस तरीके से पलटवार करेंगे और इतना नुकसान तो कम से कम होगा? बिल्कुल, वो एंटिसिपेट तो कर रहा था, इसलिए उनके बहुत सारे सिस्टम है, जैसे थार्ड है, जैसे कि आयरन डोम है, एरो सिस्टम है, पैट्रियट भी है। एक पैट्रियट का उन्होंने बोला, ईरान ने क्लेम किया कि वो डिस्ट्रॉय किया, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। थर्ड की 2 बैटरीज है। क्या होता है कि जब हम एक एयर स्पेस को सैचुरेट करते हैं, सैचुरेट का मतलब बहुत सारी मिसाइल्स भेजते हैं, ड्रोन्स का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, 100 के करीब गए, ज्यादातर ड्रोन्स को शूट डाउन कर दिया गया। लेकिन जब हम 50 से लेके 100 से लेके 150 मिसाइल्स तक अगर हम भेजते हैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो वो सैचुरेट कर देती हैं। इसका मतलब है कितने भी अच्छे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम हो, उसमें से कुछ मिसाइल जो है निकल जाएंगी। और यही हुआ है। आज हमारे साथ थे इजराइल के एम्बेसडर, उनसे हमने ये प्रश्न पूछा कि क्या उधर ईरान के अंदर कोई डीपली आपने अपने कमांडोज को भेजा था, और अगर कमांडोज को भेज के क्या आपने उनके रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स उड़वाए थे ड्रोन से, जैसे कि किया गया था, यूक्रेन ने किया था बॉम्बर्स का, रशियन बॉम्बर्स का, स्पाइडर वेब में। उन्होंने कहा हाँ, आज पहली बारी उन्होंने ये चीज को, ये तो बहुत बड़ी खबर है। इसका मतलब यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम अगर ईरान के पास है भी, तो एयर डिफेंस सिस्टम को इससे पहले कि वो रोल प्ले करते उनको इनर्ट कर दिया गया था। ये खबर देखिए जरा, ईरान के एटमी ठिकानों पर फिर से अटैक। शुक्रवार देर रात इजराइल ने हमला किया। नए इजरायली हमलों में 60 और लोग मारे गए। इजरायली हमले में अब तक 138 लोग मारे गए हैं। और इजराइल गार्ड्स जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने तो ये स्पष्ट कर दिया है कि अब ईरान इसके लिए तैयार रहे। एक्चुअली ईरान को इसका अंदाजा होगा क्या कि ये होने वाला है और इतना बड़ा होने वाला है? देखिए, बहुत बड़ा ये ब्रह्मचलानी है, बहुत बड़े कमेंटेटर हैं जियोपॉलिटिक्स में, और भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है जी, उनमें भी उनका भी हाथ है उसको लिखने में। ब्रह्मचलानी साहब का एक ट्वीट है जिसको पूरा मीडिया डिस्कस कर रहा है, और आज मैं उस ट्वीट के बारे में बताता हूं। उन्होंने बोला है कि ये डिसेप्शन था बहुत बड़ा, जिसको भेद कहते हैं। अच्छा, ये भेद करा कैसे? ट्रंप ये चूरन देता गया ईरानियंस को कि बेटा तुमसे हम बात कर रहे हैं, तो आओ बैठो बात करो। तो लोग बात कर रहे थे। अच्छा, ये कल जो आने वाला संडे है, कल फिर से एक मीटिंग होने वाली थी। अच्छा। स्टीव विटकॉफ है जो अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव, वो उसके साथ ईरानियंस को बैठना था और शांति वार्ता होनी थी। ये शांति वार्ता के लपेटे में ला के इन लोगों ने ठोक दिया ईरान को रात को। ये स्टोरी है बैकग्राउंड की। ये पूरा पहले बोला कि देखो हम शांति वार्ता, और ट्रंप क्या ट्वीट करता है? ट्रंप ये ट्वीट करता है कि मैंने तो तुम्हें बोला था, देखो कि मैं तुम्हें 60 दिन की मोहलत देता हूं, और फिर कहता है आज 61वां दिन है। आज 61वां। हाँ, लेकिन मेजर गौरव आर्य, आप जो कह रहे थे कि स्पाइडर वेब को बड़े तरीके से स्टडी किया गया है जी, स्पाइडर वेब में भी यही हुआ। अगले दिन शांति वार्ता होने वाली है, उसके पहले यहाँ पे देखिए हरकत की गई थी। कुछ खास तरीके से स्टडी करा इन लोगों ने। हाँ, बिल्कुल खास तरीका। मेरे को एकदम पैटर्न वही दिखाई दे रहा है जी, कि जब तक यहाँ पर झुंझुना, जैसे हम लोगों ने पहले जब मॉक ड्रिल यहाँ पर की, वो समझ रहे थे मॉक ड्रिल की जा रही है, और उधर अगले दिन काम हो गया था, सायरन वहां बज गया। उसी तरीके से यहाँ पर यह सोचा जा रहा था कि वार्ता होगी, और यहाँ पर बिल्कुल दिनेश भाई, इन लोगों ने क्या करा, मोसाद के कमांडोज गए ईरान के बिल्कुल अंदर चुपचाप, और काफी समय पहले से वही ट्रक्स, वही गाड़ियां इन्होंने ईरान के अंदर छुपा दी। अब हुआ ये कि जहां पे उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, जहां पे उनके रडार थे, जैसा सर ने बताया अभी, वहां पे थे, उन्होंने अपने जो वेपन्स थे साइट करे, और जैसे ही उनको पता लगा कि इजरायली प्लेन्स आर एंटरिंग ईरानियंस एयर स्पेस,
तेल अवीव से किसी ने बटन दबाया, ईरान के अंदर हथियार चला, वहां पे रडार गायब, वहां पे इनकी ये जो मिसाइल्स थी सरफेस टू एयर गायब। ये जब हो गया, ये मोसाद का ऑपरेशन था ऑल एंड ऑल। जब मोसाद ने ये ऑपरेशन करा तब जाके इनको पता लगा कि भाई इनके तो 200 जहाज हमारे तेहरान के ऊपर घूम के बम मार के चले गए, हम कुछ कर ही नहीं पाए इन लोगों का। कैसे करते? जिनको करना था वो खत्म हो चुके थे। ये होता है पैर के नीचे से कालीन खींच लेना। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनेई की धमकी, इजराइल को करारा जवाब दिया जाएगा। देखिए खबर, इजराइल कभी युद्ध से नहीं निकल पाएगा। अरे अगर इजराइल युद्ध से नहीं निकल पाएगा तो आप निकल जाएंगे क्या? बहरहाल खमेनेई कह रहे हैं कि इजराइल कभी युद्ध से नहीं निकल पाएगा, तेल अवीव को बर्बाद कर देगा तेहरान। अब इसके अलावा चारा क्या है ये कहने के अलावा? देखिए, मुझे तो लगता है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज अ सीनियर सिटीजन, पर ये खमेनेई साहब मुझे लगता है ही इज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ ईरान, ही इज नॉट द, ये सुप्रीम लीडर कोई नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, हर समय ऐसे ही बयान देते हैं, खून की नदियां बहेंगी, बारूद के ढेर में चिंगारी लग जाएगी, ये हो जाएगा फलान, और कर कुछ नहीं पाते। इन्होंने 150 बंदे मार दिए, इन्होंने 2 मारे। इजराइल का जो असली ताकत है उसका ह्यूमन रिसोर्स है। आपने बिल्डिंगें 10 बना ली, उसके पास अरबों डॉलर बने, दोबारा 10 बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे। उनको थोड़ा ना दिक्कत है, दिक्कत तो आप लोगों को है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको पता है अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स ने इजराइल की मदद करी है। उनके जो ईरान के ड्रोन्स हैं, उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनको मार गिराया है। आपको पता है जॉर्डेनियन टाइम्स एक अखबार है, उसकी रिपोर्ट आई है कि जॉर्डन ने भी और यही 2024 में भी करा था। सऊदी अरब ने मारे हैं भाई ईरान के ड्रोन्स, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जॉर्डन ने मारे हैं। तो फिर ये ईरान और इजराइल का तो मामला रह नहीं गया, बाकी सबकी इन्वॉल्वमेंट है। बाकी तो इन्वॉल्वमेंट है ही डे वन तो फिर अगर ये बाकी इन्वॉल्वमेंट है तो क्या इसे वर्ल्ड वॉर की तरफ जाने वाला सिनेरियो भी समझा जाए क्या? फिर ये असल में ब्लोइंग आउट द प्रोपोर्शन हो जाएगा सिचुएशन का। इजराइल से संघर्ष के बीच ईरान ने दिखाए वेपन, ईरान ने अपने अंडरग्राउंड हथियार दिखाए, घातक मिसाइल और ड्रोन की नुमाइश की। इजराइल ने अमेरिका से मांगे बंकर बस्टर बम। ये मुझे लगता है दिखाने की जरूरत तब आपको पड़ती है जब असल में आपके पास करने वाली स्थिति उतनी होती नहीं है। पीके श्रीवास्तव सर, ये यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है, हम इस सिचुएशन से इजराइल को निकलने नहीं देंगे वॉर से। और ये कि बाकी सब की इन्वॉल्वमेंट है, सिनेरियो क्या है? ये इस तरह की आपने सारी चीजें देखी थी ऑप सिंदूर में भी, कि हम बम मार देंगे, हमने ऐसे नहीं रखा है, हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे पास भरे पड़े हैं, कहाँ है पता नहीं चलेंगे। मतलब कई बम मुंह से गिराए जाते हैं। ये वही वाला फेज चल रहा है, डराने और धमकाने का। जब कोई इस तरह से बोल रहा है, इसका मतलब उसके पास असली माल नहीं है। जब असली माल होगा, ये सब नहीं होगा, तब दिखाएंगे असली माल। तो अब ये एक चीज और बता दूं, अभी एक हमारे ग्रुप कैप्टन साहब हैं जो आजकल एयरलाइंस के लिए चलाते हैं जहाज, वो कह रहे थे मैं 40,000 फीट 36,000 फीट पर जा रहा था और मैंने देखा कि जो ये F-35 हैं वो ऐसे घूम रहे हैं ईरान के ऊपर जैसे लगता है कि वो चहलकदमी कर रहे हैं। कोई किसी से डर नहीं है। जैसे गौरव ने बताया कि सारा एयर डिफेंस तो नीचे ही खत्म कर दिया, सुलेमानी को जब पटक के वैसे मार दिया था। तो ये क्या है, आप देखिए, पहले ये लीडरशिप को खत्म करते हैं, फिर जो सेना की लीडरशिप उसको खत्म करते हैं और तब आते हैं इक्विपमेंट के ऊपर। तो अगली खबर देख लीजिए इसी बात पर। इजराइल के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा दावा, अगर नहीं रोके हमले तो जल जाएगा तेहरान। ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा ईरान को अब कीमत बड़ी चुकानी पड़ेगी। ये बंकर बस्टर बॉम्ब जो लिए जा रहे हैं या मांगे जा रहे हैं अमेरिका से, एक तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि दूसरे देशों की जो इन्वॉल्वमेंट है वो क्या बता रही है, सिनेरियो ग्रेव हो सकता है क्या आगे? और बंकर बस्टर बॉम्ब क्यों? ये देखिए, जो फॉडो है न्यूक्लियर साइट, वो ऐसे माउंटेन के अंदर अबाउट काफी नीचे, कई सैकड़ों मीटर नीचे है। जैसे इधर किराना के बारे में बात, जैसे किराना की बात हो रही थी। लेकिन उसके लिए जैसे इन्होंने अफगानिस्तान में बॉम्ब यूज किए थे तो उसको तो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहते थे। लेकिन ये वाला जो बॉम्ब चाहते हैं GBU 57, जो कि नियरली 12 से 13 हजार केजी का या फिर 30,000 पाउंड कह सकते हैं, वो वाले बॉम्ब चाहिए इनको, ताकि वो पेनिट्रेट करे और डिले हो उसके अंदर और फिर एक्सप्लोड करे। मास पेनिट्रेशन बाय डिले और फिर एक्सप्लोड करे। तो ये समझ लीजिए कि जैसे ड्रिल आपके अब देखा होगा ना घरों में जो ड्रिल मशीन होती है, तो पहले जाए ड्रिल करे, अंदर चला जाए बॉम्ब पूरा एक्सप्लोसिव लेकर और वहां जाकर फटे और फिर कुछ भी नहीं बचेगा। और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये आ जाती है कि जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं वहां पे 50,000 से ऊपर 14,000 के करीब सेंट्रीफ्यूजेस तो नातांज में है, और जो फॉडो में है वो सबसे एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज है। लेकिन अगर उधर हिट होता है तो हो सकता है कि बहुत बड़ा रेडिएशन लीक हो। तो ये बहुत बड़ा रेडिएशन भी लीक हो सकता है, क्योंकि वहां बहुत प्यूरिफाइड यूरेनियम भी इन्होंने भाइयों ने रखा हुआ है। ईरानी बॉर्डर पर पाकिस्तानी एयरफोर्स अलर्ट,
मिसाइल हमला रोकने के लिए फाइटर जेट तैनात। पाकिस्तान को इजराइल के हमले का बहुत डर लग रहा है। इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है, ये हामिद मीर कह रहे हैं। ये सुन लीजिए जरा, और उसके बाद मैं आपका कमेंट लेता हूं प्लीज। जो वो टिटहरी याद आ रही है जो ऐसी औंधी लेटी हुई थी कि भाई साहब आसमान गिरने वाला है और मेरे हाथों पे इसको टिकना है, ये हामिद मीर वही कर रहे हैं। ये सब पता नहीं क्या, मैं कहना नहीं चाहता टेलीविजन पे। मैं एक बात कहना, ये पाकिस्तानियों की आदत है, खासतौर से लाहौरियों की, इनकी एक आदत है अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने की, कि अब हमारे पास इजराइल क्यों आएगा? तुम लोग जाते हो भीख मांगने, इजराइल थोड़ा ना आएगा तुम्हारे पास। इजराइल का क्या काम है कि तेहरान को ठोकना, न्यूक्लियर उसका जो प्रोग्राम है उसको नस्ते नाबूद करना, कहानी खत्म। ये अपने आप को बीच में इंपॉर्टेंस कुछ नहीं। रशिया यूक्रेन की वॉर, क्या ये हमारी तरफ लड़ाई आ सकती है रशिया यूक्रेन की? कुछ नहीं हो रहा वहां पे, दो यूरोपियन देशों में बहस हो रही है, इस पे पाकिस्तान का क्या फर्क? क्या पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, ये पता नहीं क्या आप मान लेते हैं? तू कौन में खामखा? हाँ, तू कौन में खामखा? इनकी आदत है पाकिस्तानियों की, खासतौर से जो लाहौरी हैं, मैं आपको बाय सिटी बता रहा हूं, लाहौरी, इनकी बहुत खराब आदत है हर चीज में अपने आप को पाकिस्तान बड़ा अहम है। क्योंकि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया तो फिर अगला निशाना हम, ये किसने तो बताया हामिद मीर को कि अगला निशाना तुम हो? और अगर इजराइल आएगा भी तो क्या लेने आएगा पाकिस्तान में खुदरे मुल्क के पास? ये अपने आप को मुसलमानों का खलीफा समझते हैं, हाँ। और अब भी समझते हैं कि हमारे पास है, तो ये समझ लीजिए कि कुछ नहीं है। आने वाले दिनों में आपको कोई बड़का मारता हुआ दिखाई दे, बड़ा बोलता हुआ, तो लगदा लाहौर दिया, आप समझ लीजिए। अगली खबर देखिए कि ईरान के एटमी प्रमुख मोहम्मद इस्लामी का दावा, नातांज फैसिलिटी पर हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ है। मतलब कह रहे हैं और मारो, हमलों से कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, जनता को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परमाणु बम बना कर रहेगा ईरान, ये कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं हुआ है। दिनेश, ये जो उनका खामिनी है उसने बोला है कि ये हमारी रिलीजियस ड्यूटी है कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, जो उसने अपनी तकरीर की हुई है, और जो अपना रिलीजियस एडिक्ट दिया तो हुआ है, हम नहीं बनाएंगे कहा उसने कहा हम नहीं बनाएंगे, तो फिर वहां क्यों बन रहा है? लेकिन बना रहा है। हाँ। क्योंकि मैंने उस शो में बताया था ना, हाँ। कि इनके 50,000 पेजेस, 163 सीडीज ये मिले थे अमाद वाली जगह पे जब उन्होंने मोसाद ने निकाला था, तो वो है इनके पास। लेकिन ये कहते रहेंगे, उससे कहलवाते रहेंगे कि भाई ये हम नहीं करेंगे, लेकिन अब तो खुल के आ गया है। तो ये जो बोल रहे हैं आप परमाणु बम बना के रहेंगे, लेकिन अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं, ये से भी बड़ा आप जो कह रहे हैं कि यहाँ तो बड़ा एनरिच्ड यूरेनियम इन्होंने रखा हुआ है और वहां मार दिया तो फिर बड़ी तबाही फैलेगी। इनको ये अंदेशा नहीं है क्या कि हमारा बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा? बिल्कुल। और जब ये यूरेनियम एक्सप्लोड करता है या इसका रेडिएशन लीक होता है, अगर हम उस पे ही रहे तो इसके दो इफेक्ट होते हैं, रेडियो एक्टिव भी है और जो पॉइजन टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकलता है, क्योंकि ज्यादातर ये UF6 के मटेरियल होते हैं, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड 6। अगर वो निकलता है तो टॉक्सिटी सब जगह पड़ जाएगी, एनवायरमेंट तो खराब होगा ही होगा, पानी में पॉल्यूशन आ जाएगा और साथ में ये स्प्रेड करेगा विंड के हिसाब से, हवा के हिसाब से, कहां तक ये स्प्रेड करता है। लेकिन इसमें एक कंटेनमेंट होती है, ये देखना पड़ता है कि कितने सेंट्रीफ्यूज इफेक्ट हुए हैं, उसका स्प्रेड कितना है और क्या उन्होंने कंटेनमेंट मेजर्स लिए हैं कि नहीं। जैसे कि आपने याद होगा अमेरिकन प्लेन्स बोरोन लेके आए थे पाकिस्तान के ऊपर, कि शायद वहां पे रेडिएशन लीक हो गया, तो क्या उनके पास वो मटेरियल्स हैं उसको कंटेन करना। ये बड़ी खबर देखिए, ईरान को लेकर इजराइल का बहुत बड़ा दावा, इजराइल की सेना का बयान, ईरान का यूरेनियम मेटल प्रोडक्शन बिल्डिंग तबाह की हमने, इस्फहान में ईरान की परमाणु प्रयोगशाला नष्ट की। तो ये क्लेम और काउंटर क्लेम हो रहे हैं, लेकिन एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि फिलहाल ईरान की हालत खराब है। और ये कितने दिनों तक, ये भी कहा गया है, इजराइल कार्ड्स की तरफ से ये बात कही गई है कि if it is not for weeks, at least this is going to be there for days। मतलब कुछ दिनों तक तो ये 3-4-5 दिन तो कम से कम एक्सपेक्ट किया जाए। मुझे लगता है ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें अब और एक्टर्स भी इसमें शामिल हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग रुकने की बात कर रहे हैं और इजराइल उनको जवाब तक नहीं दे